हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब भी किसी देश में संविधान का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले एक संस्था का निर्माण किया जाता है। उस संस्था को संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भारत में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो सबसे पहले एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसे भारत का संविधान सभा कहा गया। तो आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जो संविधान सभा है किस प्रकार अपने अस्तित्व में आती है, यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया। उसके पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं आखिर संविधान का अध्ययन क्यों किया जाता है, संविधान क्यों बनाया जाता है और संविधान की देश में क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, नियमों कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर मानव का सर्वांगीण विकास किया जा सके उसे संविधान कहा जाता है। संविधान द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि देश कैसे चलेगा, सरकारें कैसे काम करेंगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, इन सब का निर्धारण संविधान द्वारा ही किया जाता है। संविधान वैश्विक स्तर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो संविधान होता है जहाँ पर लिखा हुआ संविधान हमें मिलता है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान। उसी प्रकार हम अलिखित संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जहाँ पर जिस किसी देश में लिखा हुआ संविधान न मिले वहाँ पर अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे उस देश में जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वहाँ पर रीति रिवाज, परंपरा और न्याय निर्णयों के आधार पर जिस संविधान का निर्माण किया जाता है उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान और सऊदी अरब का संविधान और न्यूजीलैंड का संविधान, ये सब संविधान जो होते हैं अलिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार एक लचीला संविधान होता है, दूसरा कठोर संविधान। देखिए, लचीला संविधान वह संविधान होता है जहाँ पर संविधान संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है, उसे लचीला संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान को सबसे लचीला संविधान के तौर पर जाना जाता है। अगर हम कठोर संविधान की बात करें तो कठोर संविधान एक ऐसा संविधान होता है जहाँ पर संविधान संशोधन बहुत कठिनाई से होता है, जैसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होना, ये सब कठोर संविधान के लक्षण हैं। कठोर संविधान के अंतर्गत जो है अमेरिका का संविधान आता है। विश्व में सबसे कठोर संविधान अमेरिका का ही माना जाता है। और भारत का एक ऐसा संविधान है जहाँ पर न तो बहुत कठोर माना जाता है, न तो बहुत ही लचीला माना जाता है। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे पहले संविधान की विचारधारा किसने दिया था तो हमारा उत्तर होगा हेनरी मैन। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया था तो भारत में सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने रखा था, क्योंकि इन्होंने मांग की थी कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये मांग जो है ये 1895 में करते हैं। उसके बाद 1934 में M.N. राय द्वारा सबसे पहले ये मांग की जाती है कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि संविधान की मांग किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक, और जब भी बात की जाए कि संविधान सभा की मांग किसने किया था तो हमारा उत्तर होगा M.N. राय। उसके बाद 1938 में कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि भारत का एक ऐसा संविधान सभा होगा जिसका जो वयस्क मताधिकारों द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा, यानी वयस्क मताधिकार द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग अगस्त प्रस्ताव, किस मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 4 अगस्त 1935 को यह अधिनियम अस्तित्व में आता है। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने एक संविधान का निर्माण किया था जिसके अंतर्गत 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। इन संविधान को भारत में लागू करने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया जिसको जो है अखिल भारतीय संघ के नाम से जाना जाता है, यानी उन्होंने इस पूरे संविधान को पूरे भारत में लागू करने का प्रयास किया था। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर अखिल भारतीय संघ था क्या। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 इसके अंतर्गत जो संविधान का निर्माण किया गया था उसको पूरे भारत में लागू करने का इनका लक्ष्य था। उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव का नाम है अखिल भारतीय संघ। प्रस्ताव का नाम है अखिल भारतीय संघ। इस अखिल भारतीय संघ में उन्होंने 11 प्रांतों को 6 मुख्य आयुक्त वाले जो क्षेत्र थे जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और भारत में जितनी भी देसी रियासतें थीं उन सब को स्वेच्छा से इसमें शामिल करने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन देसी रियासतें के जो राजा लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इस संघ में शामिल हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो देसी रियासतों के जो राजा थे इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए यह प्रस्ताव जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा प्रयास करता है। अंग्रेजों द्वारा एक और प्रस्ताव लाया जाता है जिसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है।
एक और प्रस्ताव लाया जाता है जिसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है। इस प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब ये था कि प्रांतों को अधिक से अधिक स्वायत्त बनाया जाए, मतलब प्रांतों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने ढंग से प्रशासन को चला सकें। तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए उन्होंने जो है सबसे पहला काम ये किए कि एक चुनाव कराने का प्रयास किया गया, जिसे फरवरी 1937 में पहली बार एक चुनाव होता है। तो फरवरी 1937 में चुनाव होता है। ये चुनाव जो है 11 प्रांतों में किया जाता है। 11 प्रांतों में जो चुनाव होता है, देखिए 11 प्रांत में चुनाव होता है। 11 प्रांतों में जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत कर सामने आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरे 11 प्रांतों में 8 स्थानों पर अपनी सरकार बनाने में सफल होती है, जिसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, असम वाले क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी अपना सरकार बनाने में सफल होती है। वहीं पर सिंध और बंगाल वाले क्षेत्र में जो है मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। यानी मुस्लिम लीग सिर्फ 2 जगह अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करती है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है 8 स्थानों पर अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करती है। और एक स्थान पर जो है यूनियनिस्ट पार्टी जो थी पंजाब में, जो है यूनियनिस्ट पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करती है। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस थी और 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग थी। देखिए फरवरी 1937 में चुनाव होता है 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती है और यहाँ पर जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाती है। तो 8 प्रांतों में सरकार अपनी चलाना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है 1939 में एक घटना घटती है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1939 द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक युद्ध चलता है और ये इस युद्ध में जो है पूरा विश्व जो है 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, यानी 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट में जहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश थे, वहीं पर दूसरे गुट में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख देश थे। तो दोनों गुटों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 तक युद्ध चलता है। तो जब ये युद्ध हुआ, जब शुरुआत हुई थी, उस समय भारत में वायसराय लिन लिथगो थे। भारत में वायसराय लिन लिथगो थे। तो लिन लिथगो ने घोषणा किया कि जितने भी भारतीय हैं वे जो है हमारे गुट में सम्मिलित हैं, यानी इंग्लैंड के साथ हैं। तो जब उन्होंने घोषणा किया कि जितने भी भारतीय हैं वे जो है इंग्लैंड के साथ हैं, तो इसका विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कहा कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो भारतीय हैं वो इंग्लैंड के साथ हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी ने 28 महीने बाद, यानी जब 1937 में का सरकार का गठन होता है उसके 28 महीने बाद ये लोग जो है इस्तीफा दे देते हैं। अपने जो 8 प्रांत थे, 8 प्रांतों में जहाँ पर इनकी सरकारें थीं, 8 प्रांतों से ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। जब 28 महीने बाद ये लोग 8 प्रांतों से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को, देखिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। किस खुशी में मनाया था? जो कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार की इस्तीफा देती है, इसलिए जो है मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में समझा। उसके बाद हमने अखिल भारतीय संघ क्या होता है उसके बारे में समझा। फिर प्रांतीय स्वायत्तता क्या थी उसके बारे में समझा। फिर जो फरवरी 1937 में जो चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम क्या होता है उसके बारे में समझा। फिर उसके बाद 28 महीने बाद कांग्रेस पार्टी जो है 8 प्रांतों से अपना इस्तीफा दे देती है। उसके बाद जो है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। उसके बाद हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस्तीफा देती है तो कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए लिन लिथगो ने एक प्रस्ताव लाया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव या लिन लिथगो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव जो है 1940 में भारत में आता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कहिए चाहे लिन लिथगो प्रस्ताव कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो
उसके बाद देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो प्रस्ताव लाया गया था अगस्त प्रस्ताव में, उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी लिन लिथगो द्वारा, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए उन्होंने कहा, लिन लिथगो ने प्रस्ताव में भेजा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक औपनिवेशिक राज्य होगा। उन्होंने कहा आप लोग शांति बनाए रखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी उसके बाद हम लोग जो है भारत को में एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे, यानी उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि शासन व्यवस्था आपकी होगी लेकिन विदेश नीति हमारी होगी। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किए थे। और दूसरा प्रस्ताव में क्या था, देखिए समझने का प्रयास करिए। वायसराय ने कहा कि कार्यकारिणी में जो सदस्यों की संख्या होगी उसको बढ़ाई जाएगी। वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी उस कार्यकारिणी में बताया गया कि जो कार्यकारिणी में जो सदस्यों की संख्या उसमें वृद्धि की जाएगी, जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किस प्रस्ताव के अंतर्गत अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन की बात अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अंतरिम सरकार का गठन नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पर इस्तीफा देती है, एक मांग करती है कि हम लोग एक अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग करते हैं और साथ ही साथ संविधान सभा की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों असहमत थे इस प्रस्ताव से। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम एक संविधान सभा की मांग करते हैं, तो संविधान सभा का गठन तो मांग उनकी मान ली गई थी, लेकिन एक अंतरिम सरकार के गठन की जो बात कर रही थी कांग्रेस, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव की आलोचना करती है और इसके विरोध में जो है उन्होंने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का पूछा जाता है परीक्षाओं में, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। यहाँ पर कहीं भी लिख लीजिएगा 17 अक्टूबर 1940। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से ये शुरू किया गया था और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। और यह आश्रम के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो हमने यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के बारे में समझने का प्रयास किया। हम लोग किस मिशन के बारे में अध्ययन करते हैं। किस मिशन 1942 में भारत में आता है। जब किस मिशन 1942 में भारत में आता है, उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल द्वारा ही किस मिशन को भारत भेजा गया था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही किस मिशन का नामकरण किया गया है। तो जब स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत में आते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव भारतीयों को पेश किया। इस प्रस्ताव के बारे में समझने का प्रयास करिए। इन्होंने जो प्रमुख प्रस्ताव पेश किया उसके बारे में देखिए। इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा आप युद्ध के बाद संविधान सभा का क्यों गठन करेंगे, युद्ध के पहले आप संविधान सभा का गठन कर दीजिए। तो इस प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बाद दूसरा देखिए, उन्होंने कहा कि उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को उपनिवेश का दर्जा नहीं चाहिए, भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा लिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा दीजिए, तो इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रांतों में संविधान स्वीकार करने या अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो जो ये संविधान सभा का ये लोग गठन कर रहे थे, इस संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जाएगा, अगर कोई प्रांत अपने प्रांत में इस संविधान को लागू नहीं करना चाहता है तो वह अपना अलग से संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हर प्रांत अलग अलग तरीके से अपना संविधान बनाएगा तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया। तो किस मिशन को भी काफ़ी आलोचना की गई, उसकी मिशन को भी ठुकरा दिया गया। तो आलोचनाएं क्या की गई, देखिए उसको समझने का प्रयास करिए। गांधी जी ने इस मिशन को, किस मिशन को कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक। पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस मिशन को कहा था, यानी किससे कहा था, तो किस मिशन को कहा था। फिर आगे पढ़ने का प्रयास करिए। कांग्रेस ने भारत को टुकड़ों में बांटने का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई हर प्रांत अलग अलग तरीके से अपना संविधान बना सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विरोध करती है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक आधार पर भारत में विभाजन की मांग की।
तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कि कहा कि भारत को आप सांप्रदायिक आधार पर बांट दीजिए, जो जहाँ पर मुसलमान वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम कंट्री बनाइए, और जहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर हिंदू वाली कंट्री बनाइए। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग थी तो इस आधार पर जो है किस मिशन को ठुकरा दिया। उसके बाद देखिए एक और मिशन आता है जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इसी के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में संविधान निर्माण किस मिशन के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन। संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो उस समय इसका वर्ष था 1946। ये इन वर्षों को ध्यान दीजिएगा। तो किस मिशन 1942 था और कैबिनेट मिशन 1946, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में मिलाने के लिए देता है। तो उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एंटली। क्लीमेंट एंटली जो है एक लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये उदारवादी सोच के थे। इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन्होंने कहा कि भारत को अब स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए जो है इन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है। और कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख सदस्य थे उनके बारे में देखिए। पाइथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। यानी जो कैबिनेट था, इनके जो मंत्री थे, इन मंत्रियों में जो 3 मंत्री को भेजते हैं, इनके जो 3 मंत्री थे इन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, इसलिए जो है इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख हैं देखिए पाइथिक लॉरेंस हैं, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, यही स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन के समय भारत आए थे। और तीसरे हैं एबी एलेक्जेंडर। फिर से समझने का प्रयास करिए। पाइथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर, 3 लोगों को जो है भेजा जाता है जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है पाइथिक लॉरेंस द्वारा किया जा रहा था। तो पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पाइथिक लॉरेंस थे। उसके बाद देखिए इनके द्वारा जो प्रमुख प्रस्ताव भेजे गए, जो प्रमुख कार्य किए गए, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। संविधान सभा का गठन तथा संविधान के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। ये लोग सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत करते हैं कि हम योजना दे रहे हैं, उस योजना के तहत आप इस संविधान का निर्माण करिए। तो भारतीयों ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ आप योजना दीजिए, हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने देखिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान निर्माण करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। यानी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। इसी को जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। इसको समझने का प्रयास करिए। जो 1937 में जो प्रांतों में जो चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जो 1937 में जो चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी जिसमें 8 प्रांतों में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग 2 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की थी। तो इन 11 प्रांतों के जो विधानसभा के सदस्य हैं, इन 11 प्रांत के विधानसभा के सभी सदस्य इन 11 प्रांतों के विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये संविधान सभा का जो गठन हो रहा है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जा रहे हैं, इसलिए जो है इन्हें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। तो ये बात हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जा रहे हैं, इसलिए जो है विधानसभा का जो गठन किया जा रहा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो रहा है। फिर यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। तो उस समय जब भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के करीब थी। तो लगभग 40 करोड़ के करीब थी, इसलिए जो है कुल सदस्यों की संख्या, जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 389 रखी गई थी। 40 करोड़ के करीब जनसंख्या थी और 10 लाख पर एक सदस्यों का चुनाव होगा। इस प्रकार जो है 389 सदस्य को विधानसभा में
स्थान दिया गया। तो इस 389 सदस्यों द्वारा एक विधानसभा का गठन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई और भारत में उस समय कुल संख्या 40 लाख के करीब थी, 40 करोड़ के करीब थी। इस प्रकार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 हो जाती है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। इस 389 संख्या में इनको दो भागों में बांट कर देखिए, एक चुनाव द्वारा जो चुने जाएंगे, एक चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य और दूसरा मनोनयन द्वारा। मनोनयन जो है, जो देसी रियासत के लोग हैं उनका मनोनयन होगा। जो देसी रियासत के लोग हैं, उनका सदस्यों का मनोनयन होगा। और जो पार्टियां हैं, जो 11 प्रांतों में जो पार्टियां हैं उनका चुनाव होगा। यहाँ पर 11 प्रांतों के सदस्य, 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी वाले क्षेत्र। तो 11 प्रांत, 4 कमिश्नरी वाले क्षेत्र और यहाँ पर देसी रियासतें थी। देसी रियासतों के जो राजा होते थे अपने सदस्यों का चुनाव नहीं करते थे। ये लोग खुद जो है किसी सदस्य को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजने का काम करेंगे। देखिए, जो 11 प्रांतों के सदस्य होंगे, इन 11 प्रांतों के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। उसमें 4 कमिश्नरी वाले क्षेत्र हैं। इनकी अगर कुल संख्या जोड़ी जाए तो 292 + 4 यानी 4 कमिश्नरी, हर कमिश्नरी से एक सदस्य आएगा। इस प्रकार जो है इनकी संख्या 4 हो जाती है। अगर इन कमिश्नरियों के नाम की बात की जाए तो इसमें दिल्ली आता है, दिल्ली हो गया, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और अजमेर है। तो जब भी नाम पूछा जाए कि 4 मुख्य कमिश्नरी वाले जो क्षेत्र थे उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम जो है दिल्ली है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और अजमेर है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी संख्या 292 है। 292 संख्या कुल 11 प्रांतों के सदस्यों की संख्या बताई गई है। तो 11 प्रांतों में कुल सदस्यों की संख्या 292 होगी। यहाँ पर जब चुनाव होगा 292 सदस्यों का, जिसको समझने का प्रयास करिए। 292 सदस्यों में जो चुनाव होगा, जिसमें के प्रमुख पार्टियां भाग लेंगी। इसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, कुछ अन्य लोग होंगे। देखिए, इसमें कांग्रेस जो है 206 सीट जीतती है। वहीं पर मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर 73 सीट जीतती है और अन्य लोग जो होते हैं, अन्य की संख्या 15 होती है। तो 292 संख्या जी थी। 292 में जो है कांग्रेस पार्टी अकेले 206 सीट जीतती है, मुस्लिम लीग 73 जीतती है, अन्य में 15 लोग आते हैं। तो इस प्रकार जो है मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर भारी हार होती है इसकी, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारी संख्या में इसके सदस्य जो है संविधान सभा में जाते हैं। तो जब 206 सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी संविधान सभा में जाएगी, उस समय मुस्लिम लीग इसका विरोध करेगी। कहा कि हमारा एक अलग देश होगा, अलग संविधान सभा होगी, अलग संविधान होगा। इस प्रकार जो है मुस्लिम लीग इसका जो है विरोध करती है और इस संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर देती है। तो यहाँ पर हमने एक संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया है। तो अगले अध्याय में हम लोग संविधान सभा के बाद जो प्रमुख बैठकें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।